आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। औरतों को लेकर हमारे मुआशरे में सोच का दायरा चाहे जैसा भी रहा हो, हर दौर में इसी मुआशरे से निकली औरतों ने कामयाबी की इबारतें लिखी। कई पेशे ऐसे रहे जिनमें कभी सिर्फ मर्दों का ही दखल था, वहाँ कुछ औरतों ने आगे आकर इन दीवारों को भी गिराया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने जुडिशरी में मर्दों के बीच इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर एक नए दौर की शुरुआत की। आज हमारी मेहमान हैं जस्टिस शोभा दीक्षित। इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। इससे पहले हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानें, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक औरत के तौर पर जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते हुए देखना उस दौर में लोगों को कैसा लगता था और आपको कैसा लगता था? यकीनन बात बहुत पुरानी है जी। सन 91 में हमारा एलिवेशन हुआ था और हमें ये कुर्सी पर बैठने का मौका मिला था। हालांकि हम प्रैक्टिस में भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ भी हम लोग मर्दों के बीच में रहते थे। तो लेकिन यह है कि कुर्सी पे बैठने के बाद कुछ जिम्मेदारी और भारीपन सर पे ज़रूर लगता था कि जो भी फ़ैसला होगा वो सही होना चाहिए और उसमें कहीं भी इधर उधर की इमोशंस से कहीं इफ़ेक्ट न हो जाए। कानून के तहत और जस्टिस करना, इन दोनों की मिलावट होती है जब हम लोग फैसले देते हैं, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं लगी। लेकिन एहसास इस बात का ज़रूर होता था कि मैं बहुत ज़िम्मेदारी की कुर्सी पर बैठी हूँ, भारी कुर्सी है और मेरे सर पे भी बहुत बोझ मालूम पड़ता था। लोग किस तरह का रिएक्ट करते थे, कैसे रिएक्ट करते थे? उनके लिए तो एक नई चीज़ थी ना कि एक औरत जज। ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम जज हुए उस वक़्त शायद पूरे हमारी कंट्री में 8 विमेन जजेस थी जी। और आज 62 है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं पहली जज थी। 125 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूरे हो रहे थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हमारे सभी जजेस ने हमसे कहा कि आपको चला जाना चाहिए। घर छोड़ के जाने की बात थी, इसलिए हम काफ़ी दिन से उसको टाल रहे थे कि घर छोड़ना होगा, बच्चों को छोड़ना होगा, जाना होगा। लेकिन वहाँ हम अकेले थे और 77 हमारे ब्रदर जजेस थे। हम लोग एक दूसरे को, भाई बहन को ब्रदर सिस्टर कहते हैं। तो वहाँ जो लोग शुरू में तो मैंने देखा कि दरवाजे से लोग झांकते थे, लेकिन फैसले के बाद, सुनने के बाद उनको यकीन आ गया कि कोई फ़र्क नहीं है और कोई ऐसी उनके दिल में ये बात नहीं होती थी कि हम फैसला दे रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क है। आपको खुद कैसा महसूस होता था कि मैं पहली जज हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की? जिम्मेदारी ज़्यादा महसूस होती है कि बदनामी ना हो जाए एक महिला होने के नाते, और ये बात ना हो जाए कि इनको आता नहीं है, ये सही फैसले नहीं देती हैं, गुमराह हो जाती हैं या इमोशन से गाइड हो जाती हैं। इस बात का एहसास था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हम काफ़ी साल काम करके गए थे, तो तजुर्बा पूरा था हमको, और पूरी स्टेट के हम स्टैंडिंग काउंसिल थे। स्टेट ऑफ यूपी के हम स्टैंडिंग काउंसिल 11 बरस रहे, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वो यकीन हो गया था और हमें नर्वसनेस नहीं थी। लेकिन अकेलेपन का एहसास वहाँ ज़रूर होता था लंच टाइम पर, इस पर उस पर, कि हम बिल्कुल अकेले होते थे। हालांकि हमारे ब्रदर जजेस बहुत ख्याल करते थे और कोई परेशानी नहीं लगती थी। पढ़ के जाना, काम करना, वही काम है। कुर्सी के उस तरफ या कुर्सी के इस तरफ बात तो एक ही होती है, उसी तरह बहस होती है। लेकिन बहस के बाद लगता है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, और जज की घबराहट ये होती है कि अब हमें फैसला देना है और हमारा फैसला गलत न हो जाए, हमारे कानून के हिसाब से और हमारे न्याय के तबीयत से किसी के साथ बेइंसाफ़ी न हो जाए। इस बात का एहसास बोझ भी होता है और जिम्मेदारी का बढ़ जाती है हम लोगों की। जो भी हम ज़िंदगी में बनना चाहते हैं या जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, वो चीज़, वो बात हमारे ख़यालों में ज़रूर होती है। तो क्या कुछ बचपन से आप भी ऐसा सोच रही थी कि जुडिशरी से जुड़ना है या फिर लॉ करना है? नहीं, ऐसा नहीं था। लॉ की बात नहीं थी बचपन से। पढ़ाई का तो एहसास था। हमारे घर में सब लड़कियां पढ़ी हुई थी और हमारी दोनों बुआ 1947 में डॉक्टर हो गई थी और दूसरी बुआ, हमारी बड़ी सिस्टर, हमारी कज़न्स, तो हम लोग सब पढ़े लिखे लोग थे। और ताज्जुब आपको होगा कि हमारी ग्रैंड मदर को इस बात का बहुत
वो था कि हमारे घर की हर लड़की पढ़ी हो, बड़े बड़े ओहदों पर जाए। वो घर का काम नहीं करने देती थी हम लोगों को, और बराबर पढ़ाई के लिए खुद लेके जाती थी कंपटीशन में बैठाने के लिए। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरा ऐसा सोचना नहीं था कि मैं जुडिशरी में या वकील हो जाऊँ, कभी नहीं सोचा था। वकीलों पे मुझे कोई ख़ास उसके लिए लगाव भी नहीं था। अच्छा। बल्कि कभी किसी ने पूछा वकील से शादी करेंगे, हम कहा हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, मैं वकील नहीं अच्छे लगते। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमने जब एमए कर लिया तो उसके बाद हमको लगा कि अब हम मेडिकल में नहीं जाना चाहते। शुरू से ही हमने सोच लिया था हम मेडिकल में नहीं जाएंगे, बहुत बिजी लाइफ है, और घर के लिए हमारी ना बहन को टाइम होता था ना और डॉक्टर्स को, बच्चे रो रहे हैं, कुछ हो रहा है, और हस्बैंड के साथ कोई टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं होता। तो मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं करेंगे कुछ, पहले घर की थोड़ा देर घर देखेंगे, खुश से रहेंगे। तो इसलिए हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और पढ़ाई के साथ साथ फिर हमने जब लॉ कर लिया, फिर हमारी शादी हो गई जी। तो 1 साल लॉ का हुआ था और उसके बाद हमारी शादी हो गई। फिर हमारे हस्बैंड छोटे ज़िलों में पोस्टिंग होती थी, वो यूपी काडर में थे शुरू में, तो उसमें ये होता था कि हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग नहीं थे। तो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जुडिशरी वाले वहीं पर उसी ज़िले में अपील सुनते थे। तो एक जब छोटे शहरों का माहौल अच्छा नहीं था, वहाँ की कचहरियों में हमारे जाने का उस वक़्त, और तबादले भी हो जाते थे जी। तो कचहरी में जाना और वहाँ पे मुकदमे करना और ये सब कुछ मन में पसंद नहीं आया। 1970 में जब हमारे हस्बैंड की यहाँ दिल्ली में पोस्टिंग हुई तो इत्तेफाक ऐसा था कि हमारे घर के सामने सुप्रीम कोर्ट था। अच्छा। तो बस वो उससे मुझको बहुत ये हुआ कि अब अभी ये इससे बड़ा मौका मेरी ज़िंदगी में काम करने का नहीं आएगा। तब मैंने ज़िद की, और हमारे फादर यहाँ दिल्ली में लॉ सेक्रेटरी थी। हमने उनसे कहा कि आपने हमको एनरोल नहीं कराया एज लॉयर, बोले तुम वकालत करो, या इस उम्र पे तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तुमने देखा है कभी? तो उनका नहीं, हमने देखा तो नहीं है पर हम देखना चाहते हैं। बहुत ज़िद की हमने। अच्छा। तब उन्होंने हमारा एनरोलमेंट कराया और फिर कहने अब हो गया एनरोलमेंट, बैठो घर। और आपके हस्बैंड उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम ज़रूर काम करो। उन्होंने मना नहीं किया, बहुत हमको इनकरेज किया। और यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो छोटे थे वो भी बहुत खुश होते थे। अच्छा। कि हम काम पे जाते। कभी कभी वो नाराज़ भी हो जाते थे कि हम नहीं आ पाए घर पर टाइम से, या वायदा किया पूरा नहीं कर पाए। लेकिन फैमिली के हमारी पूरी ससुराल, हमारी सास, हमारी ससुर, सब लोग ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। मुझको बहुत सेटिस्फेक्शन इस बात का। शोभा जी, जैसे आप मुझे बता रही थी कि लॉ जब आप कर रही थी और पहले साल के बाद ही आपकी शादी हो गई थी, तो क्या आपने सोचा था कि शादी के बाद मैं मतलब लॉ पूरा कर पाऊंगी या फिर आगे एक अच्छा करियर बना पाऊंगी? लॉ पूरा करने में तो कोई शक नहीं था, क्योंकि हमारे हस्बैंड की ट्रेनिंग थी 1 साल की जी, और लॉ तो पूरा करना ही था, पढ़ाई में कोई दखल नहीं था। और काम करने के बारे में कोई सीधा रास्ता नहीं था। कभी कंपटीशन का ख्याल आता था कि कंपटीशन की ही बात ज़्यादा होती, वकालत का कभी जहन में कोई ख्याल नहीं आया। और कंपटीशन के लिए किताबें भी निकाली, फिर लगा कि नहीं बच्चे छोटे हैं, कैसे पढ़ाई होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर था कि 2-3 महीने में कुछ मूड ऑफ हो जाता था मैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड पूछते थे क्या वजह, आप क्यों परेशान हैं? उनका कोई परेशानी हमको नहीं, हम सोचते रहते हैं कि हमने क्या किया। आपकी एक हाई स्कूल पास अगर बीवी होती तो भी वो यही करती, खाना पकाती करती, बच्चों को देखती और घर सुधारती। तो मेरा इतने पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर सभी लड़कियाँ काम में थी हमारे घर की, डॉक्टर्स थी, हॉस्पिटल की ड्यूटी होती थी। तो उनको देख के मुझको लगता ज़रूर था कि मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ करना चाहिए। ये तो बात नहीं हुई। मेरी ग्रैंड मदर तब अलाइव थी और वो कहती थी कि मुझको तुम्हें देख के बहुत दुख होता है, तुमने बहुत मेरा वो करेगा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आई वॉज मैं डिबेटर थी, बहुत ड्रामेटिक्स, डिबेट, स्पोर्ट्स सभी कुछ। अच्छा। में मेरा शौक था। कहनी तुमने इतना सब पढ़ा और तुम कुछ करती नहीं हो, मुझे बहुत तकलीफ है, तुम क्यों नहीं करती हो? हम क्या करेंगे, अब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तब फिर करेंगे धीरे धीरे। तो ख्याल तो आता रहा, लेकिन क्या करेंगे ये तय नहीं किया मैंने काफ़ी दिन तक। और ये फ़ैसला मैंने दिल्ली आके किया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हम दिल्ली आए और हमको कोर्ट दिखाई दिया, क्योंकि मैं किसी भी सर्विस के लिए ओवर एज हो गई थी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं कंपटीशन में नहीं बैठ सकती थी और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो शायद आपको बताना ठीक समझूँ कि मैं ऑल इंडिया रेडियो गई।
और वहाँ पर उस वक्त देश विदेश का प्रोग्राम आता था, उसकी मेरी वो सब मैंने टेस्ट कराया, ये सब हुआ, उसमें सेलेक्ट हो गई। लेकिन मैं वहाँ जाके मैंने देखा कि मैंने पढ़ा इतना और मैं क्या कर रही हूँ। हाँ। कुछ भी नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं काम करने का। अब हम मुझे प्रोग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको मैं पूछने जाऊँ। मैंने ट्रांसलेटर की तरह भी ये जो आपका फॉरेन लैंग्वेजेस में आता है प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर, उस पर मैं ट्रांसलेशन करने भी गई, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता था ये तो मैं सब टाल रही हूँ, जो कुछ करना है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट सामने था और बहुत मुझको इंस्पायर किया। तो हमारी दादी को जो हमने बताया कि हम वकील हो गए, कि नहीं अब हम चैन से मर जाएंगे, अब हमें कोई भी गम नहीं, अब तुम बहुत मेहनत करना, अब तुम जज हो जाना। हम कहा अच्छा ठीक है। तो जजी तो वो नहीं देख सकी, तो हमारे फादर भी नहीं देख पाए, बहुत कीन थे। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया और हम आगे मेहनत करते रहे, बढ़ते गए। स्टैंडिंग काउंसिल स्टेट ऑफ यूपी ने हमको अपॉइंट कर दिया 81 में जी। और इतनी बड़ी स्टेट, मैक्सिमम लिटिगेशन स्टेट ऑफ यूपी का था, और मैं सोचती हूँ कि उसको मैंने बाइज्जत निभाया। उसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमारे जो थे, उनका बहुत आशीर्वाद रहा, प्रोत्साहन रहा, और उन्होंने हमारी बात को कभी भी ऐसा नहीं करा कि हमें आता नहीं है या हम समझते नहीं हैं। मौके दिए हमको और हमारे काम से भी खुश थे। इसीलिए उन लोगों ने बहुत इसरार किया कि आपको इलाहाबाद चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई लेडी जज नहीं है। अच्छा। और आपने वहीं का काम किया, उसी स्टेट का काम किया, आप उसी स्टेट की हैं। जब शुरुआती दौर था आपकी जॉब का एज अ जज, तो जो आपके साथ मेल मेंबर्स थे बाकी, उनका रवैया कैसा रहता था आपको लेकर? जाहिर सी बात है उस वक्त औरतें इस फील्ड में काफ़ी कम थी, तो हम तो अकेली थे जी। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा और कुछ को अच्छा नहीं भी लगता होगा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा नहीं लगता था, ये है कुछ लोगों को बात करने में थोड़ा हेजिटेशन था। हमारा चेम्बर अलग होता था, मतलब उसमें ज़्यादातर मेल मेंबर्स शुरू में मिलने नहीं आते थे, और चाहे लंच टाइम पर जैसे हम सब लोग बैठते थे, तो मैं महसूस करती हूँ कि उनको लगता होगा मैं पूरी तरह, हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते, एक लेडी बैठी हुई है। लेकिन ऐसे कोई फ़र्क नहीं हुआ कभी ये नहीं मुझे लगा कि वो किसी भी तरह से हमको बढ़ावा नहीं देंगे या हमारा साथ नहीं देंगे या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं था। वो लोग बहुत अच्छा सलूक था, बहुत ही अच्छा सलूक था सब लोगों का। बड़ा लॉयर्स बहुत इज़्ज़त करते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बार की, उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी मुझे। तो मैं ज़्यादातर लखनऊ जो बेंच है उसमें रही मैं, क्योंकि लखनऊ में हमारे घर भी था, और इलाहाबाद में मुझको बहुत अकेला लगता था। वहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी, और वहाँ की बार से मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी, क्योंकि हम कभी आई नहीं। हमने हाई कोर्ट तब देखा जब हमने ओथ ली। फर्स्ट टाइम आप तभी गई जब आपने ओथ ली? जी। और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और फंक्शन हो रहे थे उस वक्त, क्योंकि 125 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूरे हुए थे। तो बहुत फंक्शन हो रहे थे, सारे ऑल इंडिया के बहुत जजेस आए हुए थे। तो स्पेशल डाइस बनाई गई थी जिस पे कि 77 लोगों को बैठना था। हम लोग 77 थे जी। बिगेस्ट हाई कोर्ट है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब तो 100 हैं वहाँ जजेस। तो मैं अकेली थी उसमें, तो आप समझ सकती हैं, सोच सकती हैं कि 76-77 लोगों के बीच में मैं अकेली बैठी हुई थी। तरह तरह के केसेस आपके सामने आते रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। तो क्या कोई ऐसा केस था जो आपको एज अ फीमेल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो? जब आप जज की कुर्सी पे बैठते हैं तो चैलेंज सही फैसला देने का होता है, बात को समझने का होता है। उस वक़्त ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि मैं फीमेल जज हूँ, मैं एक वुमन हूँ, मैं एक महिला हूँ, इसका ख्याल नहीं आता कभी। ये ज़रूर था कि कुछ जिससे बहुत तरह के केसेस आते हैं, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, कुछ सर्विस मैटर्स होते हैं, वो सब तो एक से ही होते हैं। ज़्यादातर कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आती थी, या कुछ और लोकगीत उस पर आ गया कि साहब ये गीत, ये गाना जो है देखिए इतना ये बेहुदा गाना है और कैसे होगा, और इसमें ये ठीक नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए। या लड़कियां छोटी छोटी माइनर लड़कियां घर से गुमराह होकर चली गईं, उनको उनके पेरेंट्स को वापस दिलाना है, इस तरह की चीज़ें चैलेंजिंग लगती थी। एक केस में मुझे याद है कि वो माँ लड़की से मिलना चाहती थी और वो उसको नहीं ला रहे थे। अच्छा। तो मैंने फिर वकील साहब को बुलाया, मैंने कहा देखिए ये बहुत गलत बात है,
ना तो हम लोग यहाँ मजहब की बात कर रहे हैं, ना हम लोग शादी की बात कर रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को मिलना चाहती है, पता पूछ रही, इसमें आपको क्या इतराज़ है? आप माँ को पूरा पता बताइए, और अगर वो मिलना चाहती हैं तो उन्हें मिलने की इजाज़त देना चाहिए आपको। वो उनकी बेटी चली गई, ठीक है, आप यहाँ आप नहीं भेजना चाहते हैं उसको, पर माँ से न मिलने देना, तो मैं समझती हूँ माँ होते हुए मुझको ये लगा कि ये भी मैं पूरा नहीं कर पाई अपना फ़र्ज़ यहाँ पर जो कानून के तहत बनता है, तो ये गलत हुआ। फिर बाकी तो फैसले आप जानती हैं हर तरह के होते हैं कि सर्विस मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, इलेक्शन मैटर्स हैं, फौजदारी में, क्रिमिनल केसेस में सज़ा देनी है, ये सब तरह के फ़ैसले होते हैं। इनमें कभी कानून के रास्ते से हटने का मन नहीं करता था। मतलब इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है, जज के लिए इमोशंस की जगह नहीं होती। आते हैं इमोशंस, उस रास्ते से कैसे हट सकते हैं जो रास्ता हमारा है तो हमें पूरा ही करना चुना है। एक याद पड़ता है कि एक 27 साल पुराना केस था, वो बहुत बार कोर्ट में कह चुके थे, वो केस हमने सुना। 27 साल बाद उनको नौकरी में बहाल किया। अच्छा। वो बहुत बुढ़े आदमी थे, वो वहीं रोने लगे। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो कहने नहीं साहब हम बहुत खुश हैं, आज हम खुशी से रो रहे हैं। अच्छा। तो तब अच्छा भी लगता था कि हम एक मुकाम पे पहुँचे हैं तो किसी को खुशी भी दे सके, उसका अधिकार दिला सके उसको। आपके आने से लेकर अब तक जुडिशरी में औरतों के लिए आप क्या बदलाव देखती हैं? लड़कियों में और विमेन में कोई भी फ़र्क काम करने में नहीं। सिंसेरिटी बहुत है, और गलत इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि साहब आपने ज़बरदस्ती फ़ीस ले ली। मैंने तो बहुत करीबन 40% 50% के करीब मैंने फ्री काम किया है वकालत में, क्योंकि गरीबों से मैं पैसे नहीं लेती हूँ। मैट्रिमोनियल मैटर में मैंने कभी फ़ीस नहीं ली। किसी का घर टूट रहा है, उसमें पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग, बहुत लड़कियां काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मेरा कहना है कि खूब मेहनत से काम करें बराबरी से। अभी तो हम 50% पे नहीं पहुँचे, तब तक हम उतना तो हक बनते ही हम लोगों का। मेरा ये कहना हर लड़की से कि अगर लॉ किया है तो काम ज़रूर करिए, और कुछ भी नहीं है तो काम ज़रूर करिए हर लड़की से, चाहे टीचर होइए, चाहे पढ़ाइए, चाहे प्रोफेशन में जाइए, चाहे बिजनेस करिए, पर काम कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए, आपकी अपनी खुशी के लिए, चारों तरफ खुशी फैलाने के लिए आपको काम करना चाहिए। और देश का तो बढ़ना तभी होगा जबकि दूसरा पहिया भी चले, एक पहिए से तो गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल। इस वजह से मेरा सबसे ये कहना है कि आप सब लड़कियां जो हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ा है जिन्होंने, उनको काम ज़रूर करना चाहिए। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की बात करें तो उसको लेकर अक्सर खींचतान हमें सुनाई देती है, तो उस बोर्ड के साथ भी आप जुड़ी रही, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो एपिलेट फोरम में मैं थी अपील सुनने के लिए, उसमें तो जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या इस तरह की या और छोटी मोटी फिल्में आती हैं, बहुत ही अश्लील किस्म की फिल्में भी होती थी जो मैं रिजेक्ट ही कर देती थी, और कुछ अच्छी फिल्में भी होती थी जो छूट जाती थी। उनमें थोड़ा बहुत काट छांट करके कोशिश ये होती थी कि जिसने पैसे लगाए हैं, फिल्म बनाई है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। कई साल रही है मैं वहाँ पर। सिफारिश भी आती थी, लेकिन सिफारिश तो जज होने पर भी आती है, लेकिन इसका तो हम लोगों पे असर नहीं होता है। जैसे आप और आपके हमसफ़र दोनों ही बड़े ओहदों पर रहे, तो कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ घर भी देखना, बच्चों को पालना और वही परवरिश देना जो आपको मिली है? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हुई उसमें। देखिए, आदमी का अगर ये सिद्धांत है जीवन में कि हम दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे की चाहत का ख्याल रखेंगे। तो मुझको ये मालूम था कि बच्चों को मुझे सुबह तैयार करना है, रात में देर तक पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने ये नहीं करा कि मैं बच्चों को छोड़ के काम करती रही। ऐसा मैंने कभी नहीं करा। काम तो मैंने पूरा किया, चाहे 2 बजे रात से 3 बजे रात तक किया, लेकिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पर मेरा खुद उठना, बच्चों को भेजना, उनकी पढ़ाई का ख्याल करना, और जितने भी रिश्तेदार और सब मेरे घर आते थे, कोई भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया। टाइम अपना ही मैं काटती रही। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि हमारे हस्बैंड ने बहुत इज्जत की हमारी, और उन्होंने मुझे कभी काम से नहीं रोका, और मैंने भी उनको जज होते हुए भी कभी ऐसा नहीं एहसास होने दिया कि मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, मैं जज हूँ। वो 2 अलग अलग रोल है। तो
देखिए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो बहुत अच्छा रहा। हमारी मदर इन लॉ हमारे पास आखिर दम तक रहीं, मैं उनको बराबर देखती थी, बीमार रहती थी वो। ये जिम्मेदारियां तो परिवार से काम सीखते के साथ साथ परिवार की भी बिल्कुल सारी चलती हैं, जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने कोई चीज़ नेगलेक्ट की। आप अपनी ज़िंदगी का कौन सा एक्सपीरियंस बाकी लोगों को देना चाहेंगी? मैंने अपनी ज़िंदगी में मैरिड लाइफ, बच्चों का पालना, उनकी देखभाल, हर पोस्टिंग पे अपने हस्बैंड के साथ जाना, शाम को उनके फंक्शंस में जहाँ भी कहीं जाना हुआ, फैमिली को लेके चलना कोई मुश्किल नहीं होता है। अगर आप अपनी पोजीशन का बहुत कॉन्शियस नहीं हैं और इस बात का आपको गुरूर नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं करूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों पहिए अच्छे से चलते रहते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है। और आपकी सक्सेस को कोई दूसरा एंजॉय करता है, कितनी बड़ी बात है। आपके हस्बैंड को भी तो खुशी होती है कि आप इस पद पे पहुंची हैं, और मुझको भी ये खुशी होती थी कि मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी और उनकी इज़्ज़त में कभी कोई कमी नहीं करी। तो मुझे उम्मीद है कि उनको कोई गिला नहीं है मुझसे। मेरा समझना है कि इन दोनों को साथ चलाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं कि दोनों साथ चल नहीं सकते, अच्छे से चल सकते हैं। आपने एक बहुत लंबा वक्त गुजारा है जुडिशरी के साथ, तो क्या आपको अब लगता है जुडिशरी में रिफॉर्म की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि हमें कमी है, पर रिफॉर्म तो चाहिए। वक्त बदल गया है, कानून नए बहुत आ गए हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो ये चाहिए कि क्विक जस्टिस जल्दी हो जी। इसके लिए हमारे कोर्ट्स बढ़ें, जजेस बढ़ें, उनका सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी हो, कानून सिंप्लीफाई हो। बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम से जो हमारे कानून चले आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वक्त लगता था, जो कंप्यूटराइज सब हो रहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और तमाम जो छोटी मोटी बातें, चिट्ठियाँ और समन्स जा रहे हैं और आदमी दौड़ रहा है, ये सब बंद हो जाएगा जी। सब चीज़ें ईमेल और इससे होने लगेगी, तो बहुत सुलझ जाएगा मामला। लेकिन रिफॉर्म की तो बहुत ज़रूरत है, कमी नहीं है। हम अच्छा काम कर रहे हैं बेहतर बनाने के लिए और लोगों को जल्दी जस्टिस पहुंचाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें बदलाव लाएं। शोभा जी, आप अपनी ज़िंदगी से इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आई, आपने हमें अपना वक्त दिया, इतने सारे सवालों के जवाब दिए, अपनी ज़िंदगी से रूबरू होने का मौका दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका मिला सबसे बात करने का और अपनी बात औरों को बताने का। तो ये थी जस्टिस शोभा दीक्षित। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही शानदार हस्ती के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।